आम खबर दें 21 नवंबर के हवाले से वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज सामने आ गई है। हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को पीटीआई क़यादत से राबते की हिदायत की, जिसका मकसद बेलारूस के सदर की आमद पर अमन अमान बरकरार रखना था। पीटीआई की एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर उन्हें संजानी मकाम की तजवीज़ दी गई। गैर मामूली मराद बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अपडेट कर रहे हैं आपको 21 नवंबर के हवाले से वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज सामने आ गई है। हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को पीटीआई क़यादत से राबते की हिदायत की, जिसका मकसद बेलारूस के सदर की आमद पर अमन अमान बरकरार रखना था। पीटीआई ने एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर उन्हें संजानी के मकाम की तजवीज़ भी दी गई। गैर मामूली मराद बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी भी की और डी चौक की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दिए, और जिसके बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से कार्रवाई भी की गई। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वजारत दाखिला की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से बाकायदा तौर पर एहतजाज की ज़िद पर उन्हें दूसरा मकाम उन्हें फराहम किया गया और बानी पीटीआई से मुलाकात भी करवाई गई, जिस पर बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई का वीडियो पैगाम भी जारी किया गया और दिखाया गया कि बानी पीटीआई की जानिब से संजानी के मकाम का इंदिया दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई की क़यादत थी उसने डी चौक की जानिब बढ़ते हुए कदम बढ़ाया और जिसके बाद कानून नाफिज करने वालों ने डी चौक को क्लियर करवाया। 21 नवंबर के हवाले से वजारत दाखिला ने अहम प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें हक़ाइक़ सामने आए। बताया जा रहा है कि जो पीटीआई की क़यादत थी उन्हें बाकायदा तौर पर एक और मकाम यानी संजानी का मकाम तजवीज़ दिया गया। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर उन्हें दूसरा मकाम फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई। गैर मामूली मराद बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की और बाकायदा तौर पर जो पुलिस एहलकार थे उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। 21 नवंबर के हवाले से वजारत दाखिला ने अहम प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को पीटीआई क़यादत से राबते की हिदायत भी की। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाब साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारिस साहब के कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। बार बार अदालती अहकामात भी जारी हुए और हुकूमत की जानिब से ही बार बार मुतबादिल जगह फराहम किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई क़यादत थी वो आगे बढ़ी और पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद की। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? प्लीज होल्ड ऑन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाब से रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि 21 नवंबर के हवाले से वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज सामने आई है। हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला को पीटीआई क़यादत से राबते की हिदायत की, जिसका मकसद बेलारूस के सदर की आमद पर अमन अमान बरकरार रखना था। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर उन्हें संजानी के मकाम की तजवीज़ दी गई। गैर मामूली मराद बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की और डी चौक की जानिब बढ़े और पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद किया और जिसके बाद जो कानून नाफिज करने वाले हैं उनकी जानिब से कार्रवाई भी की गई और जो बलवाई थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें गैर मुल्की बाशिंदे भी सामने आए। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वजारत दाखिला की जानिब से भी ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को पीटीआई क़यादत से राबते की हिदायत की थी, जिस पर वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर पीटीआई की आला क़यादत से मुलाकात की और बाकायदा तौर पर बानी पीटीआई से भी मुलाकातें हुई इस दौरान। और जो बानी पीटीआई हैं उनकी जानिब से भी संजानी का मकाम तजवीज़ किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो बुशरा बीवी हैं उनकी जानिब से डी चौक की जानिब बढ़ा गया और कानून नाफिज करने वाले इदारे के जो एहलकार थे उन पर भी हमला किया गया, पुलिस वैन को भी जलाया गया और जो पुलिस एहलकार थे उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। जो अमलाक थे, सरकारी अमलाक थे, उन्हें भी नुकसान पहुँचाया गया और जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन को बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयाँ की। इस तमाम तर सूरत हाल पर वजारत दाखिला ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के अहकामात पर वजारत दाखिला ने पीटीआई क़यादत से राबता किया, जिसका मकसद बेलारूस के सदर की आमद पर जो अमन अमान है उस सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जा रहे थे। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर उन्हें बाकायदा तौर पर संजानी के मकाम तजवीज़ किया गया कि पीटीआई संजानी के मकाम पर जो धरना है, एहतजाज है, वो जारी रख सकती है, लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई की क़यादत है उसने अहकामात जो अदालती अहकामात थे उनकी खिलाफ वर्जी की और उस मकाम की तजवीज़ को रद्द किया और आगे की जानिब बढ़ते हुए कानून नाफिज करने वाले जो इदारे थे उनके एहलकारों पर भी हमलावर हुई। इस दौरान सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। इस वक्त वजारत दाखिला ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी कर दी है, जिसमें बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है कि
अदालत के अहकामात के ऊपर वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर PTI की जो आला क़यादत थी उनसे राबता किया और उन्हें समझाने के मकाम की तजवीज़ की, लेकिन उसके बावजूद PTI की जानिब से उस तजवीज़ को रद्द किया गया और अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की गई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान ने हमें ज्वाइन किया। सलमान, वाज़े कर दिया गया है बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला की जानिब से भी, और उसमें इस बात को वाज़े किया गया कि अदालती अहकामात के ऊपर ये इक़दाम किए गए थे, लेकिन PTI की क़यादत ने अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खासतौर पर 24 नवंबर की जो सो कॉल्ड एक फाइनल कॉल थी, उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि उससे पहले भी, उसके दौरान भी और उसके बाद भी किस तरह से मुसलसल एक फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ, बिलखुसूस सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फौज को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। खासकर हम बात करें और यकीनी तौर पर जो आम लोग हैं, आम जहन हैं, वो इस प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और यही वजह है कि बिला वजारत दाखिला ने आज एक तफसीली वजाहत जो है वो जारी की है, जिसमें बताया गया है कि तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं रेड जोन के अंदर, डी चौक के अंदर, ब्लू एरिया के अंदर शहरियों की जान माल और अमलाक को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई, और वो वफाकी हुकूमत ने 21 नवंबर के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उनके मुताबिक की, और हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर वज़ीर दाखिला को कहा था कि वो PTI की क़यादत से राब्ता करें, क्योंकि इस दौरान बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान था और एक चाइनीज डेलीगेशन जो कि हाई लेवल डेलीगेशन था वो भी पाकिस्तान का विजिट कर रहा था। यही वजह थी कि हुकूमत और रियासती इदारे इस हवाले से खास तौर पर सेंसिटिव थे कि किसी को भी इन विजिट्स को सबोटाज करने की इजाजत ना दी जाए, और इसके साथ ही बड़ी दो टोक अंदाज के अंदर इस वजाहत के अंदर बताया गया है कि किसी किस्म का लाइव एम्यूनिशन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया था, ताकि जो स्टेट की या रियासत की अलामात समझी जाती हैं उन इमारतों को, इन इलाकों को, जिसके अंदर ऐवान सदर है, पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है और दीगर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को तैनात किया गया था। और उसका मकसद अहम तनसीबात को, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, महफूज बनाना था। गैर मुल्की जो सिफारत खाने हैं वो इस इलाके के अंदर मौजूद हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव, और इसके साथ साथ पुलिस और रेंजर्स ने वाजे किया गया है कि इस पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल हरगिज नहीं किया। हालांकि आप देख चुके हैं कि किस तरह से रेंजर्स के एहलकारों को कुचला गया, किस तरह से फायरिंग की गई, और किस तरह से रास्ते में जहां से जुलूस गुजरा है वहां से भी इत्तलात आ रही है कि रास्ते में किस तरह से चोरी चकारी डकैती की वारदातें जो है वो भी की गई, किस तरह से संजानी टोल प्लाजा पर हमला किया गया। और उसके बाद फिर पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक वास्ता था ही नहीं, कोई टकराव ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पाक फौज के दस्ते हैं वो अहम इमारात की तनसीबात की हिफाजत के लिए तैनात किए गए थे, और ये डी चौक से काफी पीछे थे, कंटेनर से काफी सलमान अमान हमारे साथ रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वकार साहब की क़िमत का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, वजारत दाखिला की जानिब से ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, बताया जा रहा है कि अदालती अहकामात थे, लेकिन उसके बावजूद PTI ने उन अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया और खिलाफ वर्जी की। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? जी, जो कुछ हुआ है आई थिंक सारा आवाम के सामने है। ये आपको पता ही होगा, जब बेलारूस के सदर आए थे डेलीगेशन के साथ, उसको चढ़ाई की गई। 26/11 का एक डेट का एक ताल्लुक भी है भारत के साथ। लोगों को पता है 26/11 को क्या हुआ था, और शायद उसके साथ टाइमिंग भी थी। बाकी अगर देखा जाए, एक तो इनका जलसा नाकाम हुआ, इनकी जो चढ़ाई थी इस्लामाबाद के ऊपर वो नाकाम हुई, और ज्यादा कैजुअलिटीज जो हैं वो लॉ एनफोर्समेंट की हैं। इसमें अगर आप देखें, रेंजर्स हैं, पुलिस वाले जो शहीद हुए, और क्या अपने दारुल खिलाफे की प्रोटेक्शन करना एक कानून के तहत जुर्म है, खुदा ना खास्ता। बाकी आपने देखा लीडरशिप टोटली तितर बितर थी। इसमें जो है गन्नापुर साहब और बेगम साहबा आई, और उसके बाद वो छोड़ के अपने कारकुनों को चली गई। कुछ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि दहशतगर्दों ने इनको अगवा किया हुआ था, और उनके इरादे थे कि शायद वो आगे जाके पार्लियामेंट पे हमला करें और जो बड़ा विजिट है उसको सबोटाज करें। तो ये भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। सिर्फ मुझे अफसोस है कि अंधाधुंध जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई PTI की तरफ से इनके दहशतगर्दों, और फिर जो सपोर्ट आ रही है जिस पार्टी का सोशल मीडिया हाईजैक्ट, और सारी दुनिया को पता है कि इनका पार्टी हेड कौन है। ये कादियानी है, जबरान इलियास नाम है उसका, और वो अमेरिका से बैठ के चला रहा है, सीक्रेट सर्विस का उनका एजेंट है, और पता नहीं किस किस से फंडिंग लेता है। वो सारा करता है। यहाँ पे बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह उसको रेजोनेट करते हैं। सोशल मीडिया पे एक टोटली डिफरेंट पिक्चर पेश की जाती है। अगर करोड़ों लोग थे इनके फॉलोअर्स, तो फिर निकल आते पिंडी इस्लामाबाद से 15-20 लाख बंदा निकल आता। तो ऐसा हुआ नहीं है कि आप 15-20 हज़ार दहशतगर्द लेके चढ़ाई कर दें। उसके बाद फिर एक बयानिया बनाया गया, क्योंकि इतनी सख्त नाकामी हुई कि इसमें अभी इनके पास और कोई चारा नहीं था कि एक विक्टिम कार्ड खेला जाए और इंसाइट किया जाए लोगों को। भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है,
पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इस वक्त जो है 3 नैरेटिव चल रहे हैं। एक भारत का मीडिया चला रहा है, एक टीटीपी चला रही है और पीटीआर एग्जैक्टली एक ही थीम है। तो मेरे ख्याल में अवाम की भी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये पार्टी जो है तकरीबन अभी एक फाशिस्ट पार्टी है। मे भी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि दहशतगर्दों के चुंगल से इसको कैसा निकाला जाए। तो एक पार्टी जिसकी सोशल मीडिया हाईजैक्ट है, जिसकी लीडरशिप हाईजैक्ट है, वो क्या पार्टी है? वो तो फिर एक जत्था ही रह जाता है। बिल्कुल वकार साहब, वाज़े तौर पर फुटेजेस हैं कि मुसल्ला लोग हैं, इसमें बाकायदा फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई इन लोगों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए जो बाकायदा तौर पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी हमलावर हुए? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक कोई दो राय नहीं है। और अगर आप देखें जो मैनेज किया गया, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी या सूबाई हुकूमत थी पंजाब की, और फिर इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है और फिर लॉ इन्फोर्समेंट है, कि इनके मोमेंटम को तो कुछ की तोड़ा जाए फेज में। और फिर जो भी आई थिंक अहकामात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके ऊपर भी अमल किया जाए। लेकिन फिर भी एक पुश था कि जी इन्होंने पहुंचना है डी चौक में, तो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने जो है लॉ इन्फोर्समेंट को पुश किया। उसके दौरान आप देखें कि रात से ही शातें शुरू हो गई थी, मेनली जो रेंजर्स की और पुलिस। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इस तरीके से ट्विस्ट किया कि इसको जो है वो भी लॉ इन्फोर्समेंट पे डाल दिया जाए। मुझे अफसोस ये है कि सारे जो भी शहीद हुए, चाहे इनके थे वर्कर्स या लॉ इन्फोर्समेंट, पाकिस्तानी थे। तो एक डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए कि कोई शहीद हुआ है तो उधर वाला खुदा ना खासा कोई दुश्मन है। लेकिन बयानिया बिल्कुल ये बनाया जा रहा है कि लॉ को भी ये तोड़े, ये दहशतगर्द मुसल्ला जत्थे लेके आए, वेपन्स लेके आए, आंसू गैस शेल फेंकने वाले लेट्स से गन्स लेके आए, और उनको कोई ना रोके। सो क्या ये किसी भी मुल्क में कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट इजाजत देगी कि उनके कैपिटल को या किसी भी जगह को इस तरीके से रैंसैक किया जाए? लेकिन एक बार फिर से अलीमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पे कहा है कि हम वापस आएंगे और अगर हमें रोकने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने तो असले के इस्तेमाल तक की बातें की। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? जी मेरा ख्याल ये पीटीआई को अभी जो भड़के हैं इनकी ना, मेरा ख्याल है कि 12वीं दफा हो रहा है। अभी अगर ये फाइनल कॉल थी तो क्या ये सारा ड्रामा था, और अभी कोई नया जो है कह रहे हैं ये अभी असली वाला एहतजाज होगा? तो मेरे ख्याल में ये एक अवाम को धोखा देने की। और दूसरा जो सुक्की हुई है पीटीआई लीडरशिप की, पंजाब से आप देख लें, केपी से देख लें, सवाई गंडापुर और बीबी के कोई सामने नहीं आया। और वो भी फिर एक जब आई थिंक वक्त आया फिर भागे। कई तो लोग कह रहे हैं खुद कॉल की लेट्स से लॉ इन्फोर्समेंट को भी, और जो लेट्स से गवर्नमेंट है कि हमें यहाँ से निकाला जाए। तो अभी एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस पे कान धरेगा। बार बार वकार साहब देखते हैं कि अवाम को एहतजाज की जानिब भी धकेलते हैं, लेकिन बार बार एहतजाज को लीड करने के बजाय भागते हुए दिखाई देते हैं, और इसमें जो मासूम अवाम है, वर्कर्स हैं, वो पकड़े जाते हैं। तो इस सिचुएशन को अवाम के लिए किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? जी देखें, जो तो ज़ॉम्बीज़ हैं उनका तो कोई इलाज नहीं है। ज़ॉम्बीज़ आपको पता ही है कि वो जो है बिल्कुल बेविल्डर्ड कल्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन आई थिंक अवाम की आंखें खुली हैं। अभी सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है कि लीडरशिप किधर गई थी। और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे बैठ के इनके अगेंस्ट बात करते हैं वो पीटीआई के वर्कर ही नहीं है, बिकॉज पीटीआई कहते हैं वर्कर्स उनके साथ थे। तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, और मेरे ख्याल एक दफा फिर धोखा देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आई थिंक सो ना तो फेडरल गवर्नमेंट अभी अलाउ करेगी कि बिल्कुल इस्लामाबाद की हदूद के अगर नजदीक भी कोई फटके, और ना अवाम इनका जो थोड़ा बहुत दर्द से अगर भरम था वो भी खत्म हो गया, इसका साथ देगी। तो ये चीजें बड़ी क्लियर है कि एक फ्रस्ट्रेटेड अभी पार्टी है जिसके अंदर लीडरशिप का फुकदान है। 6 जगह से कंट्रोल हो रही है। उसमें डयाला जेल है, उसमें जबरान इलियास है जो 80% इनका लेट्स से नैरेटिव भी चलाता है और ऑर्डर देता है, हुक्म देता है। बुशरा बीबी है, फिर गंडापुर साहब है, फिर एक लॉयर्स की टीम है, फिर पुरानी लीडरशिप है। तो इस खेचल तानी में मेरा ख्याल है पीटीआई एक प्याज की तरह जिसको छीलते जाएंगे, एंड पे सिर्फ हवा ही रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा इनका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान की जानिब बढ़ेंगे। सलमान, हमने देखा कि किस तरीके से पीटीआई की जानिब से जो इस्लामाबाद में दंगा फसाद करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी जानिब फिर जो केपी में इजलास हुआ उसमें बाकायदा तौर पर गंडापुर एक बार फिर हमलावर होने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? जी बिल्कुल, इस बार तो ऐसा लगता है कि वो एक तरह से अपनी खिफ़्फ़त या शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा इस्लामाबाद पर चढ़ावा करने से पहले, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने से पहले किस तरह से बुलंदोबांग
दावे किए गए थे, किस तरह से आसमान को छूने की बातें की गई थी, किस तरह से कहा गया था कि जेलों के दरवाजे खुल जाएंगे और उनके बानी महात्मा जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये लोग जो हैं अपने जूते छोड़कर यहाँ से भागे हैं, क्योंकि रियासत जो है वो इस बार पूरी तरह से डिटर्मिन्ड थी। नो डाउट के जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी और जो बानी चेयरमैन की अहलियां हैं, जिस तरह से दोनों फरार हुए एक साथ, उसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर का अपना जो किरदार है, उनकी अपनी जो जिस तरह से वो 2 बार अब भाग चुके हैं इस्लामाबाद से, पीटीआई के कारकुन भी उनसे नाराज हैं, तो यकीनी तौर पर जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी जानिब से इस किस्म की शोला बयानी, इस किस्म की जो आग उगलने की बातें हैं वो गैर मुतवक्किल नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। उनकी जानिब से बतौर वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव केपी के इस तरह की बातें करना और फ्लोर ऑफ द हाउस पर बातें करना यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक है। और वंस अगेन पीटीआई जो है और उसकी क़यादत जो है, मैं ये कहूँगा कि अपनी इस किस्म की हरकत की वजह से अपने लिए सियासी गढ़ा जो है वो मजीद गहरा करती चली जा रही है, क्योंकि इस तरह से उनको कोई वे आउट जो है वो नहीं मिलने वाला। पॉलिटिशियन के अंदर और एजिटेटर के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर और एजुटेशन के अंदर जो है फर्क होता है, और फर्क जो है वो मलूज़े खातिर रहना चाहिए। एक पॉलिटिक्स को, एक पॉलिटिशियन को या एक स्टेट्समैन को पता होना चाहिए कि उसने कब पॉलिटिक्स करनी है और कब एजुटेशन करनी है। बदकिस्मती की बात यह है कि पीटीआई जो है इस किस्म की किसी किस्म की कोई तफरीक जो है वो सियासत के अंदर और एहतजाज के अंदर रवा नहीं रखे हुए। यही वजह है कि उसका खमियाजा जो है उसके कारकुनों को, उसकी लीडरशिप को भुगतना पड़ा। और बदकिस्मती की बात जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि पीटीआई के इस मजमूम जो प्रोपेगेंडा है और इस मजमूम किस्म के जो अज़ाइम हैं, जो बुनियादी तौर पर एक कल्ट फॉलोइंग के अंदर एक ढलकर हमारे सामने आए हैं, शख्सियत पसंदी की एक क्लासिक मिसाल जो है वो कायम की जा रही है, उसका सबसे ज्यादा शिकार जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से फलस्तीन, लिबिया और इधर उधर की तस्वीर लगाकर उसको डी चौक के तौर पर पेंट किया जा रहा है, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डी चौक की ऐसी ऐसी तस्वीर शेयर की जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में रहने वाले हम लोग रोज वहां से गुजरते हैं, हमने ऐसा डी चौक जो है वो कभी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। लेकिन जिन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये जिन लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, यकीनी तौर पर वो उससे मुतासिर हो सकते हैं, जिसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान के उन इलाकों के अंदर रहने वाले लोग हैं जिनको हम पसमानदा कह सकते हैं, दूर दराज कह सकते हैं, या उन लोगों की बात कर सकते हैं जिन्होंने कभी इस्लामाबाद में उनको आने का मौका नहीं मिला, या उन्हें कभी मौका नहीं मिला कि वो अपने इस खूबसूरत शहर को भी देख सके। लेकिन जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है यकीनी तौर पर वो काबिल मुजम्मत है। बिल्कुल और सलमान, लेकिन अगर यहाँ पर एक बात की जाए, हमने मुसलसल दूसरा तीसरा इनका एहतजाज देखा जिसमें लीडरशिप भागती हुई दिखाई दी, और दीगर जो सूबे हैं वहाँ से तो लीडरशिप आई भी नहीं और ट्वीट पे ट्वीट ही किए जा रहे थे। लेकिन डू यू थिंक इट वाज ऑल प्लान के यहाँ पर जैसे ही हालात जो हैं वो इनके काबू से बाहर होंगे तो लीडरशिप गायब हो जाएगी, कारकुनान को फंसा दिया जाएगा? देखिए, शायद इसको तो हम प्लान नहीं कह सकते, ये शायद एक आप कह लें कि एट द मोमेंट जो है वो शायद ये आइडिया, ये चीज़ या ऑप्शन इनको फराहम किया गया जिसकी वजह से ये लोग भाग निकले। वरना कम से कम बुशरा बीबी की हद तक तो हम कह सकते हैं कि वो तो पूरे इरादे के साथ लोगों से हेल्प लेती हुई हमें रास्ते पर दिखाई दी, कि किस तरह से पख्तूनों को उनकी गैरत का हवाला देती हुई दिखाई दी, कि किस तरह से अगर कोई गया तो उससे उन्होंने हेल्प भी लिया और कहा कि अगर सब लोग चले भी जाएंगे तो हम लोग जो है वो यहाँ, मैं कम से कम अपनी ज़ात की हद तक यहाँ पर खड़ी रहूंगी। लेकिन इस बार जिन लोगों से इनका सामना हुआ, उनके इरादे और उनके जो आप कह लें कि जो डिटर्मिनेशन थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि रियासत के ऊपर हमलावर होना बार बार, और पाकिस्तान जैसे एक एटमी स्टेट और एक सेंसिटिव स्टेट और एक किसी हद तक आप कह लें कि सिक्योरिटी स्टेट के लिए ये इस किस्म की जो हंगामा राई है, इस किस्म का दंगा फसाद अपने कैपिटल के अंदर अफोर्ड कोई भी स्टेट नहीं कर सकता, कम से कम पाकिस्तान जैसा मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि इस बार इनका ख्याल था कि इनको आसानी से आने दिया जाएगा जैसे पहले आने दिया गया, और यहाँ पर आकर उसी तरह गुलगपाड़ा करेंगे जिस तरह से 2014 के धरने के अंदर किया, और इसी तरह यहाँ पर ये बैठे रहेंगे। लेकिन इस बार स्टेट की डिटर्मिनेशन है जो है वो हरकत में आई। और सबसे पहले अगर मैं कहूं कि कोई जानी नुकसान की जो बात होती है, जानी नुकसान तो क्या, यकीनी तौर पर पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर किसी को एक जख्म भी नहीं आना चाहिए। लेकिन उन लोगों से भी सवाल है कि अगर पीटीआई के कारकुनों की हलाकतों के दावे किए जा रहे हैं, जख्मी होने के दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस या स्टेट की जानिब से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, तो ये भी सवाल पैदा होता है कि जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जो रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए हैं, वो किसकी फारिग थे, वो किसके पथराव से जख्मी हुए हैं। जाहिर है कि उन्होंने अपने ऊपर खुद से पथराव नहीं किया, जाहिर है कि उन्होंने अपने ऊपर खुद से गोलियां नहीं चलाई। जो 100 के करीब एहलकार जख्मी हुए हैं वो इनकी गोलियों, इन्हीं पथराव की वजह से जख्मी हुए हैं। तो पीटीआई को कम से कम इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो पथराव जो है, वो गोलियां जो हैं,
वो कहाँ से आई। अब डेफिनेटली जिस तरह से उन्होंने रेंजर्स के बारे में मज़ाक़ खेज गुफ्तगू की, पहले कहा कि रेंजर्स खुद अपनी गाड़ी से कर गए, फिर कहा कि रेंजर्स की अपनी गाड़ी थी जिसने उनको कुचल डाला। तो इस किस्म की जो मज़ाक़ खेज बयानात हैं, उसके बाद क्या हम यही कहें कि रेंजर्स जो है वो खुद ही अपनी गोलियों के आगे आगे। तो ये जो बात है, ये जो बहानेबाजी है पीटीआई की, और ये जो कवर अप करने के जो तरीक़ेकार है पीटीआई के, यकीनी तौर पर अब ये नहीं चलेंगे। इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर लोग जख्मी हुए हैं रेंजर्स के, पुलिस एहलकारों के, तो पीटीआई को जवाब देना होगा कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट हरगिज नहीं था। और जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, जब एक भी एहलकार के ऊपर गोली चली, जब एक भी पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, तो उसी वक्त से रियासत का ये फर्ज बन जाता था कि वो अपने इदारों को, अपने एहलकारों को प्रोटेक्ट करे। और हमने देखा कि इस बार रियासत जो है पूरी अपनी माइट के साथ जो है वो हरकत में आई, और यही वजह है कि पीटीआई को इस बार फिर वहां से उल्टे पैरों भागना पड़ा। और उन्होंने फिर आपने देखा होगा कि पीछे मुड़ के भी दम नहीं लिया, और खैबर पख्तूनख्वा जाके ही फिर उन्होंने सांस ली, और फिर वहीं बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो है वो फिर आपने देखी कि उनकी सामने आई। जी बिल्कुल, और इख्तलाफात भी अंदरूनी जो है वो खुल के सामने है। सलमान अवान, नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।